वेलकम बैक टू मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट के सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है थैलेसीमिया। तो आज का लेक्चर जो है ये दो पार्ट्स में है। आज मैं आपके साथ पार्ट 1 डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 डिस्कस होगा। पार्ट 1 में क्या डिस्कस होगा? पार्ट 1 में डिस्कस होगा थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया की टाइप्स क्या हैं और उनमें से एक मेजर टाइप जो है वो डिस्कस की जाएगी। तो आप पूरा लेक्चर देखिए और इसको समझिए। आई होप कि अब आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया की दो डेफिनेशन है, मैं दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। या फिर दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये है कि थैलेसीमिया आर ग्रुप ऑफ डिजीज in which defect occurs in the rate of synthesis of one or more of the globin chains of hemoglobin। तो सबसे पहले जो पहली डेफिनेशन थी उसमें क्या बताया गया? उसमें यह बताया गया कि थैलेसीमिया जो है वो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर का मतलब ये है यानी कि ये पास हुआ है फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन या फ्रॉम पेरेंट टू इन्फेंट्स, और या तो पेरेंट में कोई एक यानी कि मदर को थैलेसीमिया था या फिर फादर को थैलेसीमिया था, और हो कई दफ़ा हो सकता है कि फादर और मदर दोनों को थैलेसीमिया हो, तो वो जो है वो जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द चिल्ड्रन। और जब वो ट्रांसफ़र होगा तो उससे क्या होगा कि बॉडी में जो है वो हीमोग्लोबिन जो है उसकी एबनॉर्मल फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन वो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में बनेगी। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपको पता है कि आयरन रिच प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स जो है उनमें मौजूद होता है, और इसका मेजर फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना टू ऑल बॉडी पार्ट्स। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसमें क्या बताया गया है? उसमें यह बताया गया है कि थैलेसीमिया जो है ग्रुप ऑफ डिजीज़ है इन विच डिफेक्ट अकर्स, जिसमें इस किस वजह से होता है थैलेसीमिया? क्योंकि किस चीज़ में डिफेक्ट होता है? इन द रेट ऑफ सिंथेसिस, किस चीज़ के बनने में? वन ऑफ द मोर ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं उनमें या तो एक चेन में डिफेक्ट होगा या फिर दोनों चेन्स में डिफेक्ट होगा। तो उस एक चेन में डिफेक्ट होगा या एक से ज़्यादा चेन में अगर डिफेक्ट होता है तो उस सूरत में क्या होगा? थैलेसीमिया होगा। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि ना सिर्फ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बनते हैं यानी कि आरबीसी जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसके अलावा जो है वो ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट होंगे, जो ऑर्गन्स जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया की जो दो मेन टाइप्स हैं वो होती हैं अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब हमने इनको अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया क्यों बोला है? क्योंकि अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मालूम हो तो आपको याद होगा कि हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट जो वो तो आयरन पार्ट होता है, और जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो दो चेन से बना होता है। दो चेन से नहीं बल्कि दो सब यूनिट से बना होता है, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। और अल्फा में दो चेन्स मौजूद होंगी और बीटा में दो चेन्स मौजूद होंगी। तो अगर इनमें से किसी भी एक चेन में डिफेक्ट आ जाएगा या एक से ज़्यादा चेन में डिफेक्ट आता है तो वो जो है वो उससे क्या होगा? थैलेसीमिया होता है। तो अब थैलेसीमिया जो है वो ग्लोबिन चेन्स की रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डिफेक्ट की वजह से होता है। तो उस बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि ग्लोबिन चेन्स जो अडल्ट हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन्स मौजूद होती हैं वो दो होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो अगर अल्फा चेन की सिंथेसिस में डिफेक्ट होगा तो वो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और अगर वो बीटा चेन की सिंथेसिस में डिफेक्ट आएगा तो वो बीटा थैलेसीमिया कहलाएगा। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अच्छी तरह याद हो तो आपको याद होना चाहिए कि ग्लोबिन चेन जो है वो दो तरह की होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो अगर इनमें से किसी भी एक चेन में डिफेक्ट होगा तो वो जो है वो टाइप ऑफ थैलेसीमिया कहलाएगी। आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सबसे पहले कि अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है।
अब मैंने पहले तो आपके साथ ये डिस्कस किया कि उसमें जो ग्लोबिन चेन है उसमें 2 सब यूनिट हैं वो अल्फा चेन की होंगी और 2 सब यूनिट जो हैं वो बीटा चेन की होंगी। अब हम आते हैं अल्फा थैलेसीमिया की तरफ। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में यूनिट तो 2 होंगे, लेकिन उन 2 सब यूनिट में 4 जीन्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्फा थैलेसीमिया जो वो 4 टाइप्स ऑफ में डिवाइड होगा, या 4 उसकी टाइप्स होंगी, या 4 टाइप्स में वो क्लासीफाई होता है। किस तरह कि अगर कोई भी एक जीन्स मिसिंग होगी या एक से ज़्यादा जीन्स मिसिंग होंगी तो उस सूरत में उस हिसाब से वो क्लासीफाई होता जाता है। तो अल्फा थैलेसीमिया अकर्स व्हेन सम और ऑल ऑफ द 4 जीन्स दैट मेक्स हीमोग्लोबिन, यानी कि अल्फा ग्लोबिन जीन्स आर मिसिंग और डैमेज, यानी कि ग्लोबिन के अंदर जो अल्फा ग्लोबिन पार्ट होता है उसका बनाने में 4 जीन्स चाहिए होती हैं। तो अगर उनमें एक या चारों या 2 या 3 जितनी भी मिसिंग होंगी तो उस सूरत में क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया जो है वो पेशेंट के अंदर पाया जाता है। अब इन जीन्स की बेस पे अल्फा थैलेसीमिया जो वो 4 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। अब मैं सबसे पहले आपके साथ ये क्लिनिकल टेबल फॉर्म में शेयर करने जा रही हूँ, इससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा और याद रहेंगी अल्फा थैलेसीमिया की टाइप्स। और याद रखें अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन्स मौजूद होती हैं, जबकि बीटा थैलेसीमिया में सिर्फ 2 जीन्स मौजूद होती हैं। तो ये पॉइंट जो है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि चेन्स तो 2 हैं तो अभी कैसे हो गया 4, तो या बीटा में तो 2 ही चेन्स थी तो उसकी 4 टाइप्स क्यों नहीं है। तो इससे आपको अब ये पॉइंट जो है वो आप अपना अच्छी तरह याद रख लें कि अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन्स मौजूद होती हैं और बीटा थैलेसीमिया में 2 जीन्स मौजूद होती हैं। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो है आप वो देखें अगर आपके सामने है तो उसमें जो पहली टाइप है वो लिखा हुआ है साइलेंट कैरियर। साइलेंट कैरियर इसलिए बोलते हैं इसको, आगे भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। साइलेंट कैरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है, एज सच कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, तो उस सूरत में इसको साइलेंट कैरियर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जीनोटाइप क्या होंगी, इसमें यह है कि 4 में से 3 जीन्स मौजूद होंगी और 1 जीन्स जो है वो मिसिंग होगी। तो आगे आप देख लें नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट में भी 3 जीन्स लिखा हुआ है। सेकेंड टाइप ऑफ जो है अल्फा थैलेसीमिया उसको हम अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक चेन पे या तो एक चेन से एक जीन मिसिंग होगी या एक चेन पे तो दोनों जीन्स अल्फा की मौजूद होंगी, जबकि दूसरी चेन पे दोनों जीन्स मिसिंग होंगी। यानी कि इसमें अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में 2 जीन्स मौजूद होंगी और 2 जीन्स मिसिंग होंगी। यानी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट जो है वो 2 लिखा हुआ है। और जीनोटाइप में आप देख सकते हैं कि डैश अल्फा स्लैश डैश अल्फा या फिर अल्फा अल्फा डैश और स्लैश डैश डैश, यानी कि या तो एक जीन्स मिसिंग होगी या फिर 2 जीन्स जो है वो एक ही चेन से मिसिंग होंगी। नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है हीमोग्लोबिन एच डिजीज। अब हीमोग्लोबिन एच डिजीज में क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 जीन्स मौजूद होगी और 3 जीन्स जो है अल्फा की वो मिसिंग होंगी। और जो लास्ट जो कि मोस्ट स्वेयर फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एच जो है वो भी स्वेयर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया है। और हीमोग्लोबिन बार्स या इसको हम हाइड्रोक्सिफेटालिस भी बोलते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो स्वेयर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया, इसमें क्या होगी, इसमें कोई भी अल्फा थैलेसीमिया की जीन्स मौजूद नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ भी है कि नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट नो। तो ये तो थी अल्फा थैलेसीमिया की 4 टाइप, साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, हीमोग्लोबिन एच डिजीज, हीमोग्लोबिन बार्स या इसको हम हाइड्रोक्सिफेटालिस भी बोलते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा जीनोटाइप भी और नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट कितनी होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि अल्फा थैलेसीमिया की एक ये जो मैंने अभी आपके साथ क्लासिफिकेशन डिस्कस की है, इसको अब मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इजी फॉर्म में, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि अल्फा थैलेसीमिया की टाइप्स क्या हैं। और एक और पॉइंट जो मैंने बताया कि ग्लोबिन चेन जो है वो बनता है अल्फा चेन और बीटा चेन से, और दोनों में 2-2 सब यूनिट मौजूद होते हैं। तो इन 2 और 2 सब यूनिट यानी कि ये टोटल जो 4 सब यूनिट्स हैं इनको हम टेट्रामर बोलते हैं। तो ये टेट्रामर वर्ड जो है वो आगे यूज होगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि टेट्रामर किस चीज़ की बात हो रही है। अब टाइप्स में सबसे पहले आती है साइलेंट कैरियर। साइलेंट कैरियर जैसे कि हमने जीनोटाइप में देखा था
कि एक जीन्स जो है वो मिसिंग या डैमेज होगी, जबकि बाकी 3 जो है वो नॉर्मल होंगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि नॉर्मल 3 जीन्स जो जब नॉर्मल होती हैं तो वो इतना कवर कर लेती हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। और कई दफ़ा आरबीसी जो है वो थोड़े से स्मॉलर साइज होंगे, यानी कि माइक्रोसिटिक होंगे, लेकिन ऐसा जो है साइलेंट कैरियर वो सिम्टम तो कोई शो नहीं करेगा, लेकिन साइलेंट कैरियर होने की वजह से वो ट्रांसफ़र कर सकता है डैमेज जीन टू चाइल्ड। और वो किस तरह कंफर्म होता है? बाय डीएनए टेस्ट। और साइलेंट कैरियर होने की वजह से कोई सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ हैं वो भी शो नहीं होते हैं इन पेशेंट्स में, जो कि साइलेंट कैरियर अल्फा थैलेसीमिक पेशेंट्स होते हैं। तो वन ऑफ द जीन इज मिसिंग और डैमेज एंड द अदर 3 आर नॉर्मल. Blood tests are usually normal and RBCs may be smaller than normal. These type have no symptoms, so being a silent carrier do not have the signs of disease but can pass the damaged gene to child, confirmed by DNA test. नेक्स्ट जो आती है वो है अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट को अल्फा थैलेसीमिया माइनर भी बोलते हैं, और इसका जीनोटाइप में आपने देखा था कि 2 जीन्स की डिलीशन होगी और 2 जीन्स जो है वो मौजूद होंगी, और वो या तो सेम क्रोमोसोम पे या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे मौजूद होती हैं। तो इस सूरत में जो है वो माइल्ड एनीमिया का चांस होता है और माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे कि फटीग, थकावट हो जाना, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्विकली हाइपोक्सिया या इस तरह का कोई सिम्टम अपीयर होगा जिससे वो ज़्यादा देर टॉलरेट नहीं कर सकेगी बॉडी। तो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट या अल्फा थैलेसीमिया माइनर रिजल्ट फ्रॉम 2 जीन डिलीशन आइदर ऑन अ सेम और ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, and symptoms may have mild anemia and may have mild symptoms such as mild fatigue or exercise intolerance. अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है हीमोग्लोबिन एच डिजीज़। हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ की जीनोटाइप अगर आपको अभी याद हो, हमने डिस्कस की है, तो उसमें 3 अल्फा जीन जो वो मिसिंग होती हैं और सिर्फ एक जीन जो है वो मौजूद होती है, जिसको हम एज अ वर्किंग जीन भी कह सकते हैं। अब 3 जीन्स मिसिंग होने की वजह से क्या होता है कि बीटा चेन जो है वो ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और टेट्रामेर बनाना शुरू करती है, जिसको हम हीमोग्लोबिन एच बोलते हैं। अब क्या होता है, बीटा चेन जब एक्यूमुलेट होती है तो बीटा चेन के जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन्स भी बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आरबीसीज की शेप को ना सिर्फ चेंज कर देते हैं बल्कि उसके फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आरबीसीज का लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो आरबीसीज का लाइफ स्पैन शॉर्ट होने की वजह से जो है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज शुरू हो जाता है। इसलिए इन पेशेंट्स में मॉडरेट जो है हेमोलिटिक एनीमिया फाउंड होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, इस सिम्टम्स अगर तो या तो ये मॉडरेट होंगे या मॉडरेट से सीवियर फॉर्म ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली जाएगी। हाँ, और एक और बात, अल्फा थैलेसीमिया की या थैलेसीमिया की कोई भी ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ को कंट्रोल करने की ट्रीटमेंट ही मौजूद है। प्रॉपर ये कभी भी ख़त्म नहीं बॉडी से किया जा सकता। तो सिम्टम्स में क्या होंगे कि मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स होंगे, जैसे थकावट हो जाना, उसी तरह एक्सरसाइज ज़्यादा देर टॉलरेट ना करना, लिवर या स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, स्किन येलोइश हो जाना, लेग अल्सर हो जाना। ब्लड में क्या होगा, ये पेशेंट्स इंडिविजुअल्स में मॉडरेट हेमोलिटिक एनीमिया होता है, और अगर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए तो उसमें 5 to 30% जो वो हीमोग्लोबिन एच फाउंड होगी, 1% हीमोग्लोबिन A2 फाउंड होगी, और रिमाइंडर जो होती है वो हीमोग्लोबिन A होती है। और हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन जो जिसे मैंने बताया था बीटा चेन प्रेसिपिटेट्स, जिसे हम हीमोग्लोबिन एच इंक्लूजन्स बोलते हैं, वो सीन होंगे आरबीसीज के अंदर, लेकिन अगर उन आरबीसीज को सुप्रावाइटस स्टेन किया जाएगा तो ये तो थी हीमोग्लोबिन एच डिजीज़, जिसमें हमने बताया कि 3 जीन्स जो है वो मिसिंग होंगी और सिर्फ एक जीन जो है वो मौजूद होती है, और जिसकी वजह से 3 जीन मिसिंग होने की वजह से बीटा चेन जो है वो एक्यूमुलेट करता है। तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है।
Hemoglobin H disease, 3 genes are missing and leave just one working gene. As a result, beta chain accumulates and form tetramer, which are called hemoglobin H. Beta chain precipitates alter the shape and ability of the cell to deform and significantly shortening the lifespan of cells. In this I am discussing cells mean red blood cells. And in symptoms, this type cause moderate to severe symptoms, fatigue, exercise intolerance, and large liver or spleen, yellow skin, and leg ulcers. And these individuals have moderate hemolytic anemia with 5 to 30% hemoglobin H, 1% hemoglobin A2, and remainder hemoglobin A. Hemoglobin H inclusions can be seen in the red blood cells with a supravital stain. अब चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ अल्फा थैलेसीमिया। सबसे लास्ट में जो फोर्थ टाइप है वो है हाइड्रोप्स फिटेलिस। हाइड्रोप्स फिटेलिस जो है इसको हम हीमोग्लोबिन बार्स भी बोलते हैं। तो जैसा कि इसको आपको याद होगा जीनोटाइप उसमें हमने देखा था कि इसमें कोई भी जीन जो है वो मौजूद, अल्फा जीन्स कोई भी मौजूद नहीं होती है। तो ये जो है फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ये मोस्ट क्लिनिकली सिवियर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया है, क्योंकि इसमें टोटल एब्सेंस अल्फा चेन्स की। तो इसमें अब हीमोग्लोबिन बार्स जो है वो टेट्रामर बनाता है ग्लोबिन चेन्स गैमा चेन्स का। गैमा चेन्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जो है ये बेसिकली फाउंड होता है इन्फेंट्स में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ये फाउंड हो जाता है फीटस में। और आपको पता है लेस देन 1 ईयर इन्फेंट्स में जो है वो सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन एफ मौजूद होती है, और हीमोग्लोबिन एफ जो है वो कंटेन करती है 2 गैमा और 2 अल्फा चेन्स। तो जब अल्फा चेन मिसिंग होंगी तो उस सूरत में गैमा चेन एक्यूमुलेट होकर टेट्रामर बनाएगा, जिसको हीमोग्लोबिन बार्स भी बोलते हैं। वो फिर क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन बार्ट इन्फेंट्स होते हैं, वो उनके अंदर इतनी हाई ऑक्सीजन एफिनिटी होती है कि वो अलाउ ही नहीं करते ऑक्सीजन को कि वो ट्रांसपोर्ट हो सके टू टिश्यूज़। तो उस वजह से क्या होता है, या तो बिफोर बर्थ ही डेथ हो जाती है मोस्टली केसेस में, वो और या फिर बर्थ हो जाएगी लेकिन उसकी कुछ देर बाद ही उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ये हाइपोक्सिया हो जाता है। तो हाइड्रोप्स फिटेलिस क्या है? हाइड्रोप्स फिटेलिस इज द मोस्ट क्लिनिकली सिवियर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलेसीमिया बिकॉज ऑफ टोटल एब्सेंस ऑफ अल्फा चेन सिंथेसिस। Hemoglobin bars, which is tetramer of gamma chain, is the main hemoglobin found in red blood cells of infected infants. Hemoglobin infants have extremely high oxygen affinity and allows no oxygen to transport to tissues. These infants either stillborn or die of hypoxia shortly after birth. पार्ट 2 में जैसा कि हम डिस्कस किया था कि थैलेसीमिया जो वो क्लासीफाई होता है 2 टाइप्स में, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आज बीटा थैलेसीमिया को डिस्कस करके इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बीटा थैलेसीमिया क्या है? बीटा थैलेसीमिया क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया जो है वो ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स है, यानी कि ये डिसऑर्डर जो है ये थ्रू इनहेरिटेंस जो है ट्रांसफ़र होगा। और ये किस तरह हो जाता है? ये तब बनता है जब थैलेसीमिया इस वजह से बनेगा या तो रेड्यूस या फिर एब्सेंट सिंथेसिस होगी बीटा चेन की हीमोग्लोबिन में, यानी कि जो ग्लोबिन पार्ट जैसे कि आपको पता है वो 2 चेन से बनता है, अल्फा चेन्स और बीटा चेन से। तो अगर बीटा चेन्स की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही होगी या कम हो रही होगी या वो एब्सेंट होंगी तो उस सूरत में जो है वो बीटा थैलेसीमिया जो है वो होगा पेशेंट को, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगी, और जब हीमोग्लोबिन ब्लड में नहीं बनेगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी बॉडी को और एनीमिया होगा। तो ये तो था बीटा थैलेसीमिया। के बीटा थैलेसीमिया आर ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स, दे आर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया caused by reduced or absent synthesis of beta chains of hemoglobin। अब बीटा थैलेसीमिया जो है ये किस तरह होता है? ये होता है कि जीन म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोम 11 पे। जीन म्यूटेशन किसे बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं कि अगर कोई भी डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, या तो थ्रू इनहेरिटेंस या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ भी जो है, तो वो डीएनए सीक्वेंस को जो है वो चेंज कर देते हैं, तो उसमें जीन म्यूटेशन यानी कि जीन चेंज हो जाती है।
तो उस वजह से जो है कोई भी डिफेक्ट होगा तो बीटा थैलेसीमिया जो है वो क्रोमोसोम 11 पे जीन म्यूटेशन होने की वजह से होता है। अब नॉर्मल आप देखें, नॉर्मल जो है वो बीटा जो थैलेसीमिया होगा, नॉर्मल जो होती है हीमोग्लोबिन चेन, उसमें ग्लोबिन चेन जो है बीटा चेन जो है उसके 2 सब यूनिट होते हैं और उन 2 सब यूनिट्स में 2 चेन्स मौजूद होती हैं। तो नॉर्मल जो है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जैसे आपके सामने देखें लिखा हुआ है बीटा B/B। तो नॉर्मली जो है वो 2 जीन्स मौजूद होंगी, लेकिन जब बीटा थैलेसीमिया होगा उसमें क्या चेंजेस आएंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि फर्दर जो क्लासिफिकेशन है बीटा थैलेसीमिया को, उसको समझने से पहले ये पॉइंट समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि बीटा प्लस थैलेसीमिया क्या है और बीटा नॉट थैलेसीमिया क्या है। अब नॉर्मली मैंने जैसे बताया, अगर आपको याद हो अल्फ़ा थैलेसीमिया का, तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में बताया गया था कि नॉर्मल जो ग्लोबिन चेन होंगी उसमें 2 अल्फ़ा सब यूनिट मौजूद होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट मौजूद होते हैं, और उन 2 अल्फ़ा सब यूनिट में 4 जीन्स मौजूद होती हैं। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में जो है वो बीटा चेन्स में जो है वो 2 जीन्स मौजूद होंगी। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो B/B जो है वो साइन है कि अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन बन रही है तो उसमें जो बीटा पार्ट होगा वो नॉर्मल B/B होगा। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, आइदर जो है वो B+ थैलेसीमिया या B0 थैलेसीमिया, ये जो है ये चेन मौजूद होंगी, ग्लोबिन चेन्स। तो अब बीटा प्लस थैलेसीमिया से क्या मुराद है, अगर ये ये जीन्स मौजूद होगी बीटा थैलेसीमिया में बीटा प्लस, तो इसका मतलब ये होगा कि बीटा ग्लोबिन चेन की जो है वो बहुत कम सिंथेसिस हो रही है, वो बहुत कम बन रहा है, यानी कि रेड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, उसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और जो बीटा नॉट थैलेसीमिया, इससे मुराद ये है बीटा नॉट अगर जीन म्यूटेशन होगी, जीन म्यूटेशन होने के बाद बीटा नॉट जो है वो मौजूद होगा या वो डायग्नोज होगा जीन्स, तो उसका मतलब ये है कि बिल्कुल एब्सेंट सिंथेसिस है बीटा ग्लोबिन चेन की। तो एब्सेंट सिंथेसिस होने की वजह से उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया क्या है। अब जीनोटाइप की बेस पे ही, जो कि फर्दर मैं आपको दिखाने लगी हूँ चार्ट, सबसे पहले उसकी बेस पे ही बीटा थैलेसीमिया जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। और वो टाइप्स क्या हैं? जो सबसे पहली टाइप है उसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। इसमें जीनोटाइप क्या होगा, इसमें देखें जीनोटाइप आइदर क्या होगा बीटा/बीटा प्लस, यानी कि बीटा/ और बीटा प्लस। बीटा प्लस कौन सी थी? हेट्रोजाइगस, यानी कि रेड्यूस सिंथेसिस। या फिर होगा बीटा, एक चेन नॉर्मल होगी बिल्कुल और एक चेन जो है वो होमोजाइगस होगी, बीटा नॉट। आप देख सकते हैं साइन भी, तो B/B प्लस या B/B नॉट, यानी कि एक चेन नॉर्मल होगी और एक चेन या तो वो हेट्रोजाइगस होगी या एक चेन नॉर्मल होगी और एक चेन जो है वो होमोजाइगस होगी। इसमें क्लिनिकल सिविरिटी को साइलेंट बोला गया है। क्लिनिकल सिविरिटी साइलेंट इसलिए बोला गया है कि अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट किसी भी पेशेंट को है तो वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई उसमें ख़ास सिम्टम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसको साइलेंट बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन में सेकंड टाइप जो है वो बीटा थैलेसीमिया की, वो है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। अगर अब आप इसके जीनोटाइप पे गौर करें तो इसमें जो 2 ग्लोबिन चेन्स हैं वो दोनों जो है आइदर या तो वो हेट्रोजाइगस होंगी या फिर उनमें से एक जो है वो हेट्रोजाइगस होगी और एक चेन जो है वो होमोजाइगस होगी। इसकी वजह से जो क्लिनिकल सिविरिटी जो है उसमें यानी कि मॉडरेट लेवल का जो है वो डिसऑर्डर या इन्फेक्शन या एनीमिया या सिम्टम्स जो है वो अपीयर होंगे, वो मॉडरेट लेवल के होंगे। और जो थर्ड टाइप है वो कौन सी है, वो है बीटा थैलेसीमिया मेजर। और बीटा थैलेसीमिया मेजर के अगर आप जीनोटाइप पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो है वो दोनों चेन्स जो हैं वो होमोजाइगस बन रही हैं। तो होमोजाइगस दोनों चेन होने की वजह से यानी कि अब बिल्कुल वो एब्सेंट है, सिंथेसिस नहीं हो रही है ग्लोबिन चेन्स की, वो दोनों चेन्स ही एब्सेंट हो गई हैं। तो उस वजह से जो है वो काफ़ी सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया होगा। और इस सूरत में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ए जो है वो एब्सेंट हो जाती है और हीमोग्लोबिन एफ और हीमोग्लोबिन A2 जो है वो नॉर्मल बनते रहते हैं।
अब मैं आपके साथ 1 बाय 1 बीटा थैलेसीमिया माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर को डिस्कस करती हूँ कि इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस किस तरह हेल्प आउट करता है इनको डायग्नोस करने में। तो 1 बाय 1 जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीटा थैलेसीमिया माइनर, या जिसको हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं। जैसे भी जीनोटाइप से ही डिस्कस किया था कि हेट्रोजाइगोट होगी थैलेसीमिया जीन और यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, माइल्ड पैलर कलर होगा लेकिन जॉइंटस नहीं होगा, कोई ग्रोथ इशू नहीं होगा, कोई स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं होंगी, स्प्लीनोमेगाली नहीं होगी और नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। और अगर लैब डायग्नोसिस देखा जाए तो वो क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या डिस्कस किया कि हेट्रोजाइगोट फॉर द थैलेसीमिया जीन, यूजुअली एसिम्टोमेटिक, माइल्ड पैलर, नो जॉइंटस, नो ग्रोथ रिटार्डेशन, नो स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज, नो स्प्लीनोमेगाली एंड नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसी वजह से इसको साइलेंट, क्लिनिकल सिवियरिटी में इसको साइलेंट इसीलिए बोला गया था क्योंकि ये एक तो सिम्टोमेटिक होता है और दूसरा नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो अगर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस देखा जाए उसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो लैब डायग्नोसिस क्या शो करेगा, हीमोग्लोबिन जो होती है वो 10 to 12 ग्राम पर डीएल होगी, आरबीसी काउंट जो है वो यूजुअली 5.2 मिलियन से ज़्यादा होती है और आरबीसी इंडिसेस जो है एमसीवी, मीन सेल वॉल्यूम या मीन सेल हीमोग्लोबिन या मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये जो है ये नॉर्मल होंगे और आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है वो नॉर्मल होगा। जो ये पॉइंट है ना कि आरडीडब्ल्यू नॉर्मल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो कई दफ़ा जो है वो कंफ्यूज करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी, कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या बीटा थैलेसीमिया माइनर है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इजी वे में, यानी कि जल्दी डायग्नोस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरडीडब्ल्यू को देख लिया जाए। अगर तो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो आरडीडब्ल्यू ज़्यादा होगा, लेकिन बीटा थैलेसीमिया माइनर में जो है वो आरडीडब्ल्यू जो है वो नॉर्मल होता है। तो एक तरह से आरडीडब्ल्यू जो है वो बहुत हेल्प आउट करता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आइदर जो है वो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर उसको बीटा थैलेसीमिया माइनर है। और इसके बाद ब्लड फिल्म जो है वो शो करेगी एनिसोकोकुलोसाइटोसिस, यानी कि साइज और शेप ऑफ आरबीसी जो है वो डिफ्रेंशिएट वो माइक्रोसिटिक हो सकते हैं और शेप्स में क्या चेंजेस देखेंगे, टारगेट सेल देख सकते हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी देख सकते हैं, एनआरबीसी का मतलब है न्यूक्लिएटेड आरबीसी, लेप्टोसाइट, बेजोफिलिक स्टिपलिंग या टीयर ड्रॉप सेल जो है ये दिखाई देंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं दिखाई देंगे, कम मिकदार में होंगे। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होगी, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू हेमोलिसिस होगा। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगी, उसकी थ्योरी शेयर कर सकती हूँ, प्रैक्टिकल स्टोरी में नहीं शेयर कर सकती। बोन मैरो स्टडीज जो है वो शो करेंगी हाइपरप्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन ए जो है वो 90 से 93% होगा और हीमोग्लोबिन A2 जो है वो 3.6 से 8% होगा। तो ये तो था बीटा थैलेसीमिया माइनर। अब देखते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या डायग्नोसिस होता है। नेक्स्ट आता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है कि इसमें एट दी बर्थ तो सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन विद इन 2 ईयर जो है वो साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें यह मॉडरेट पेलर होगा, यूजुअली जो हीमोग्लोबिन जो है वो 6 ग्राम पर डीएल से जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। एनीमिया जो है वो प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। इसके अलावा लेस ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, स्केलेटल चेंजेस आ जाएंगी, प्रोग्रेसिव स्प्लीनोमेगाली होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, लेकिन मेजर थैलेसीमिया के मुकाबले में लॉन्गर सर्वाइवल होगा। आयरन डेपोजिशन होगी लिवर पैरेन्काइमा सेल्स में। और अगर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू बीटा थैलेसीमिया माइनर जो मेजर डिफरेंस होगा वो ये है कि आरबीसी जो इंडिसेस हैं वो लो होंगे और आरडीडब्ल्यू स्लाइटली हाई होगा और इसके अलावा बिलिरुबिन जो है वो हाई होगा। बाकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस ऑलमोस्ट जो है वो जो ब्लड फिल्म शो करेगी वो तकरीबन दोनों की सेम ही होगी। अब आते हैं एंड पे, जो आखिरी टाइप है बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसे कूलिस एनीमिया भी बोलते हैं, उसमें क्या चीज़ शामिल है।
लास्ट है बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम कूलीज एनीमिया भी बोलते हैं। और अगर आपको जीनोटाइप याद हो तो इसकी जीनोटाइप जो थी वो होमोजाइगस थी, यानी कि एब्सेंट होगी सिंथेसिस चेंज की, तो जिसकी वजह से ये जो है ये स्वेयर फॉर्म ऑफ एनीमिया भी होता है। तो इसमें क्या है, इसलिए भी इसको स्वेयर फॉर्म एनीमिया भी बोलेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 70 ग्राम पर DL होगी। और क्लिनिकल फीचर्स में बोन डिफॉर्मिटी होगी, स्प्लीनोमेगैली होगी, बहुत ज़्यादा ऑस्टियोप्रोसिस होगी, यानी कि बोन्स का ब्रेकडाउन होना, स्प्लीन का इंक्रीज होना, बोन्स की शेप जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। इसके अलावा फंक्शन, जिस बोन्स फंक्शन जो है वो अफेक्ट करेंगे। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जॉइंटस होगा, और वो जॉइंटस जो है वो हेमोलिटिक टाइप ऑफ जॉइंटस होगा। इसके अलावा अपीयरेंस में शॉर्ट स्टेचर होगा, लार्ज हेड होगा, डिलेड प्यूबरिटी होगी, और इन्फेक्शन जो है लो इम्यूनिटी होने की वजह से बहुत जल्दी जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कैच करेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर DL, बोन डिफॉर्मिटी, मार्क्स, स्प्लीनोमेगैली, ऑस्टियोप्रोसिस, थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन, माइल्ड जॉइंटस ऑफ हेमोलिटिक टाइप, शॉर्ट स्टेचर, लार्ज हेड, डिलेड प्यूबरिटी एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ अकॉर्डिंग टू लैब है वो हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि लैब रिजल्ट्स जो हैं वो क्या शो करेंगे इन केस ऑफ कूलीज एनीमिया। तो वो ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 3 to 8 ग्राम पर DL होगी। RBCs जो है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होंगे। रेड सेल इंडिसेस यानी कि MCV, MCH और MCHC लो होगा। एनिसोसाइटोसिस और पाइकिलोसाइटोसिस ब्लड फिल्म में शो करेंगे, जिनमें टारगेट सेल, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, न्यूक्लिएटेड RBCs, टीयर ड्रॉप सेल, एरिथ्रोसाइट, फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स और ओकेजनल हॉवल जेली बॉडीज जो है वो दिखाई देंगी। रेटिक्यूलोसाइट काउंट जो है वो लेस देन 2% होगा, और सीरम फेरिटिन जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ड हो जाएगा। कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम 1000 माइक्रोग्राम पर एल से ज़्यादा फेरिटिन लेवल होगा। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन जो वो 55% रेज हो जाएगी। इसके अलावा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आयरन ओवरलोड ज़्यादा होगा, और बोन मैरो जो है वो हाइपर सेलुलर शो करेगा। और इसके अलावा रिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया जो ME रेशियो है वो 1:1 से 1:2 होगी। तो ये तो था आज का लेक्चर जो कंप्लीट हुआ थैलेसीमिया का पार्ट 1 और पार्ट 2। आप आई होप कि आपको दोनों पार्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे और आपके लिए अच्छे नोट्स भी होंगे, और आपको ज़रूर ये नोट्स हेल्प आउट करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।